सोचिए, एक नक्शे पर खींची गई लकीर, एक ऐसी लकीर जो पहाड़ों, गांवों और परिवारों को बीच से काट देती है। ये सिर्फ एक बाउंड्री नहीं, बल्कि इतिहास का छोड़ा हुआ एक गहरा जख्म है। एक ऐसा जख्म जो 100 साल से भी ज्यादा वक्त से रिस रहा है और जिसने पीढ़ियों को तबाह कर दिया है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान, दो देश जो कल्चर और मजहब से जुड़े हैं, पर एक ऐसी सरहद ने उन्हें बांट दिया जिसे उन्होंने कभी चुना ही नहीं था। आखिर कैसे ये एक लकीर ग्लोबल टेररिज्म का सेंटर बन गई, सुपर पावर्स का खेल का मैदान बन गई और लाखों लोगों के लिए कभी न खत्म होने वाले दर्द की वजह बन गई थी। वेलकम टू इनसाइट्स गेटवे। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर दशकों से चल रही हिंसा और उसके पीछे की अनकही सच्चाइयों की। ये कहानी बम और गोलियों से नहीं बल्कि नक्शे पर चली एक कलम से शुरू होती है। साल था 1893। ब्रिटिश साम्राज्य अपने ताकत के चरम पर था और रूस के साथ सेंट्रल एशिया में एक खतरनाक खेल खेल रहा था, द ग्रेट गेम। अपने भारतीय साम्राज्य को बचाने के लिए उन्हें एक बफर जोन की जरूरत थी, एक ऐसी सरहद जो उनके दुश्मन को दूर रख सके। इसी मकसद से एक ब्रिटिश डिप्लोमैट सर मॉर्टिमर ड्यूरेंट काबुल पहुंचे। उन्होंने अफगानिस्तान के शासक अमीर अब्दुर रहमान खान के सामने एक समझौता रखा। ये एक ऐसा ऑफर था जिसे मना करने का मतलब था जंग। इस समझौते ने जन्म दिया ड्यूरेंट लाइन को, एक 2670 किलोमीटर लंबी सरहद जिसने पश्तूनों के घर, जमीन और पहचान को बीच से चीर दिया। एक ही जुबान, एक ही कल्चर वाले लोग रातों रात दो अलग अलग मुल्कों के नागरिक बन गए। ये सरहद नहीं, ये एक औपनिवेशिक ताकत का बिया हुआ जख्म था जो आज भी इस इलाके को बेचैन किए हुए है। ये जख्म सिर्फ नक्शे पर नहीं था, ये लोगों के दिलों में उतर गया था। कागज पर खींची गई एक लकीर जमीन पर क्या मायने रखती है जब दोनों तरफ एक ही जैसी जुबान, एक ही तहजीब और एक ही खून के रिश्ते हों। आज़ादी के बाद पाकिस्तान ने इसे अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा मान लिया, लेकिन अफगानिस्तान ने इसे कभी दिल से कबूल नहीं किया। उनका कहना था कि यह समझौता दबाव में किया गया था और इसकी कोई कानूनी या नैतिक वैधता नहीं है। ड्यूरेंट लाइन सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं थी, ये पहचान का सवाल बन गई थी। इसने दुनिया की सबसे बड़ी पश्तून आबादी को दो हिस्सों में बांट दिया। सोचिए, आपका गांव, आपका कबीला, आपकी सदियों पुरानी जमीन, सब कुछ रातों रात एक विदेशी सरहद से अलग कर दिया जाए। ये लकीर उनके लिए हमेशा एक नासूर की तरह रही, एक ऐसा बंटवारा जिसे उन्होंने कभी चाहा ही नहीं था। इसी वजह से पश्तूनिस्तान की आवाज उठने लगी, एक अलग देश की मांग जहां सारे पश्तून एक साथ रह सकें। ये लाइन एक पॉलिटिकल टूल बन गई जिसने दोनों देशों के बीच भरोसे के दीवार को हमेशा के लिए कमजोर कर दिया और इस इलाके को कभी न खत्म होने वाली अस्थिरता में ढकेल दिया। यह अस्थिरता सिर्फ नक्शों और मांगों तक सीमित नहीं रही। बहुत जल्द इस जमीन पर विचारधारा और गोलियों का खेल शुरू होने वाला था। 80 के दशक में जब सोवियत संघ ने अफगानिस्तान पर हमला किया तो यही सरहद दुनिया की सबसे बड़ी जंग का मैदान बन गई। पाकिस्तान अमेरिका और सऊदी अरब के पैसों और हथियारों से मुजाहिदीनों का ट्रेनिंग ग्राउंड बन गया। जिहाद के नाम पर हजारों लड़ाके तैयार किए गए। जब सोवियत वापस गया तो अफगानिस्तान एक क्रूर सिविल वॉर में डूब गया। इसी तबाही और अराजकता के बीच से उभरा तालिबान। उन्होंने शरिया कानून और अमन का वादा किया और देखते ही देखते पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया। पाकिस्तान के लिए तालिबान का आना एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ जैसा था, एक ऐसा दोस्त पड़ोसी जो भारत के असर को कम कर सके। लेकिन 9/11 के बाद दुनिया बदल गई। अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया और पाकिस्तान को एक पक्ष चुनना था। इस्लामाबाद ने अमेरिका का साथ दिया, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और थी। यही ड्यूरेंट लाइन, जिसे कभी किसी ने दिल से नहीं माना, अब तालिबानी लड़ाकों के लिए एक सेफ हेवन बन गई थी। वो अफगानिस्तान में लड़ते और थकने पर सरहद पार करके पाकिस्तान के कबायली इलाकों में पनाह लेते। इसने पाकिस्तान की सुरक्षा को एक ऐसे चक्रव्यूह में फंसा दिया जहां दोस्त और दुश्मन की पहचान धुंधली हो गई थी। जिस आग को उन्होंने पड़ोस में हवा दी थी, उसकी चिंगारियां अब उनके अपने घर में गिरने लगी थीं।
और वो चिंगारियां आग बनने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। जो सरहद हमेशा से एक खुली सड़क जैसी थी, अब वो आतंकवादियों के लिए एक हाईवे बन गई थी। अफगानिस्तान में अमेरिकी फौज से लड़ने वाले लड़ाके आसानी से ड्यूरन लाइन पार करके पाकिस्तान के कबायली इलाके फाटा में आ जाते। ये इलाके हमेशा से सेमी ऑटोनॉमस रहे थे, जहां पाकिस्तान का कानून पूरी तरह से लागू नहीं होता था। ये इन लड़ाकों के लिए एक परफेक्ट पनाहगाह थी, एक ऐसी जगह जहां वो आराम कर सकते थे, नए लड़ाके भर्ती कर सकते थे और फिर से हमला करने की तैयारी कर सकते थे। लेकिन यह घुसपैठ सिर्फ छुपने के लिए नहीं थी। जल्द ही इन मिलिटेंट्स ने पाकिस्तान को ही अपना निशाना बनाना शुरू कर दिया। पाकिस्तानी फौज की चौकियों पर हमले, आईईडी ब्लास्ट और आत्मघाती बम धमाके एक आम बात हो गई थी। वो सरहद जो कभी सिर्फ कबीलों का घर थी, अब वो एक जंग का मैदान बन चुकी थी, जहां हर दिन पाकिस्तानी सैनिक अपनी जान दे रहे थे। पाकिस्तान की अपनी जमीन पर उसकी हुकूमत को चुनौती दी जा रही थी। जिस खेल को पाकिस्तान काबुल में खेलना चाहता था, वो खेल अब उसके अपने आंगन में खेला जा रहा था, और इसकी कीमत उसके अपने लोग चुका रहे थे। जो चिंगारी सरहद पार से आई थी, उसने पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी आग को जन्म दिया जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। ये वो आग थी जो अब किसी और के लिए नहीं, बल्कि खुद पाकिस्तान के लिए ही जल रही थी। साल 2007 में कबायली इलाकों के कई मिलिटेंट ग्रुप ने मिलकर एक नया संगठन बनाया, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान। ये तालिबानी नहीं थे, इनकी विचारधारा वही थी, लेकिन इनका दुश्मन कोई विदेशी ताकत नहीं, बल्कि खुद पाकिस्तान की हुकूमत थी। वो पाकिस्तानी फौज को अमेरिका का गुलाम मानते थे और उनका मकसद था इस्लामाबाद पर कब्जा करके अपना शरिया कानून लागू करना। ये पाकिस्तान के लिए एक आईना देखने जैसा था। जिन लड़ाकों को कल तक स्ट्रेटेजिक एसेट समझा जा रहा था, वो आज एक भस्मासुर की तरह उसी सिस्टम को भस्म करने पर तुले थे जिसने उन्हें किसी न किसी रूप में पाला था। अब ये लड़ाई सरहद पार की नहीं थी, ये पाकिस्तान की अपनी आत्मा की लड़ाई बन चुकी थी। जब जंग मैदान से हटकर सायों में लड़े जाने लगे, तो सच और झूठ के बीच की लकीर धुंधली हो जाती है। इस सरहद पर भी यही हुआ। ये सिर्फ फौज और आतंकियों की लड़ाई नहीं थी, ये दुनिया की सबसे शातिर खुफिया एजेंसियों की जंग बन गई। एक तरफ पाकिस्तान की आईएसआई, तो दूसरी तरफ अफगानिस्तान की एनडीएस और भारत की रॉ। और इन सब के ऊपर अमेरिका की सीआईए अपने खेल खेल रही थी। इस्लामाबाद का इल्जाम था कि अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल करके भारत की खुफिया एजेंसी टीपीपी जैसे गुटों को पैसा और हथियार दे रही है, ताकि पाकिस्तान को अंदर से कमजोर किया जा सके। वहीं काबुल और दिल्ली का कहना था कि आईएसआई आज भी गुड तालिबान और बैड तालिबान का दोहरा खेल खेल रही है। एक तरफ टीपीपी से लड़ रही है, तो दूसरी तरफ अफगान तालिबान को पनाह दे रही है। ये एक ऐसी प्रॉक्सी वॉर थी जहां हर कोई दूसरे पर इल्जाम लगा रहा था, और इस धुएं में हजारों बेगुनाह लोगों की जानें जा रही थीं। ये एक ऐसी शतरंज थी जिसके मोरे आम इंसान थे। 20 साल, 2 दशक, एक सुपर पावर की सबसे लंबी जंग का अंत। जब आखिरी अमेरिकी जहाज काबुल के आसमान से गायब हुआ, तो सवाल ये नहीं था कि कौन जीता या कौन हारा। सवाल ये था कि वो अपने पीछे क्या छोड़ गया, अमन या एक ऐसा खालीपन जिसे भरने के लिए और भी बड़ी तबाही तैयार बैठी थी। अफगानिस्तान से अमेरिका का जाना सिर्फ एक फौज की वापसी नहीं थी, ये पूरे इलाके के पावर बैलेंस का बिगड़ना था। तालिबान ने रातों रात काबुल पर कब्जा कर लिया, और इस जीत ने सरहद पार बैठे तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के हौसलों को आसमान पर पहुंचा दिया। उन्हें लगा कि अगर अफगान तालिबान एक सुपर पावर को हरा सकता है, तो वो पाकिस्तानी हुकूमत को क्यों नहीं झुका सकते। अचानक टीपीपी के हमले और तेज हो गए। पाकिस्तान, जो तालिबान की जीत को अपनी स्ट्रेटेजिक विक्ट्री समझ रहा था, एक नए चक्रव्यूह में फंस गया। काबुल में बैठी तालिबान हुकूमत अब पाकिस्तान की बात सुनने को तैयार नहीं थी। वो टीपीपी को पाकिस्तान के लिए खतरा तो मानती थीं, लेकिन उसके खिलाफ कोई सख्त एक्शन लेने से कतराती रहीं। अमेरिका के जाने से जो पावर वैक्यूम बना था, उसे कोई एक ताकत नहीं, बल्कि दर्जनों छोटे बड़े आतंकी गुट भरने की कोशिश कर रहे थे। अमेरिका तो चला गया, लेकिन अपने पीछे एक ऐसी आग छोड़ गया जिसकी लपटों में
पूरा साउथ एशिया आज भी झुलस रहा है। जब एक महाशक्ति पीछे हटती है तो उस खाली जगह को भरने के लिए नई ताकतें हमेशा तैयार रहती हैं। अमेरिका के जाने के बाद अफगानिस्तान की जमीन पर 21वीं सदी का एक नया ग्रेट गेम शुरू हो चुका था, लेकिन इस बार खिलाड़ी बदल चुके थे। सबसे पहले चीन। उसके लिए यह इलाका किसी सोने की खान से कम नहीं है। उसका खरबों डॉलर का सपना, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, इसी दरवाजे से गुजरता है। चीन को अमन चाहिए ताकि उसका व्यापार चल सके, लेकिन उसे एक डर भी है कि कहीं अफगानिस्तान की कट्टरता की आग उसके अपने शिनजियांग प्रांत तक न पहुंच जाए। इसलिए वो तालिबान से बात कर रहा है, मदद का ऑफर दे रहा है, लेकिन बदले में सिर्फ एक चीज मांग रहा है, सिक्योरिटी की गारंटी। दूसरी तरफ है रूस, जो अफगानिस्तान का जख्म पहले भी खा चुका है। वो जानता है कि इस जमीन की अस्थिरता का मतलब है सेंट्रल एशिया में ड्रग्स, हथियार और आतंकवाद का फैलना। ये उसका बैकयार्ड है और वो अपने घर के पिछवाड़े में आग नहीं लगने दे सकता। और फिर आता है भारत, जिसके लिए तालिबान की वापसी एक बहुत बड़ा झटका थी। भारत ने पिछले 20 सालों में अफगानिस्तान में अरबों डॉलर का निवेश किया था। अब उसे डर है कि पाकिस्तान के असर वाली तालिबान हुकूमत के तहत अफगानिस्तान फिर से भारत विरोधी आतंकी गुटों की पनाहगाह बन सकता है। ये लड़ाई अब सिर्फ काबुल और इस्लामाबाद की नहीं रह गई थी। बीजिंग, मॉस्को और दिल्ली की नजरें भी इसी जमीन पर गड़ी थीं, और हर कोई अपने हिसाब से इस खेल को मोड़ना चाहता था। इस पूरी कहानी में हमने मुल्कों की बात की, फौजों की बात की और खुफिया एजेंसियों के शातिर खेल की बात की, लेकिन एक आवाज है जो इस सारे शोर में कहीं दब कर रह जाती है। उन आम इंसानों की आवाज जिनके लिए ये सरहद ही उनका घर है। उनके लिए ये डुरंड लाइन सिर्फ नक्शे पर खिंची एक लकीर नहीं है, ये वो दर्द है जिसे वो हर रोज जीते हैं। जब भी कोई मिलिट्री ऑपरेशन होता है, गांव के गांव खाली हो जाते हैं। लोग अपने ही देश में रिफ्यूजी बन जाते हैं, जिनके हाथों में अपने टूटे हुए घर का थोड़ा सा सामान होता है और आंखों में एक अनिश्चित भविष्य का डर। ये एक ऐसी मानवीय त्रासदी है जो अक्सर खबरों की हेडलाइंस नहीं बनती। पूरी पूरी पीढ़ियां हैं जो गोलियों और बम धमाकों के साए में बड़ी हुई हैं। बच्चे जिन्होंने स्कूल की किताबों की जगह बम के खोखले खोल देखे हैं। औरतें जिन्हें नहीं पता कि सरहद पार गया उनका पति या बेटा कभी वापस लौटेगा भी या नहीं। ये लोग ना तो तालिबान हैं, न ही किसी एजेंसी के एजेंट। ये सिर्फ इंसान है जो दो मुल्कों और दुनिया की ताकतों की इस कभी न खत्म होने वाली जंग के बीच पिस रहे हैं। इस कॉन्फ्लिक्ट की असली कीमत यही लोग चुका रहे हैं, अपने घरों से, अपनी जिंदगियों से और अपने सपनों से। तो सवाल उठता है कि क्या ये चक्रव्यूह कभी टूटेगा? क्या इस जमीन का मुकद्दर सिर्फ जंग, आंसू और बारूद ही है, या फिर अंधेरी सुरंग के उस पार कोई रोशनी भी है? रास्ते कई हैं, पर हर रास्ता चुनौतियों से भरा है। क्या और ज्यादा मिलिट्री ऑपरेशंस इसका हल है? इतिहास गवाह है कि गोलियों से नफरतें बढ़ती हैं, अमन कायम नहीं होता। तो क्या रास्ता डिप्लोमेसी का है, बातचीत का है? शायद हाँ, लेकिन ये रास्ता भी कांटों भरा है। जब तक इस्लामाबाद और काबुल के बीच भरोसे की गहरी खाई नहीं भरती, जब तक बाहरी ताकतें इस जमीन को अपनी शतरंज की बिसात समझना बंद नहीं करती, तब तक कोई भी समझौता सिर्फ कागज का एक टुकड़ा ही रहेगा। शायद असली रास्ता इन सबसे अलग उन आम इंसानों के बीच से होकर गुजरता है जिन्हें हमने इस कहानी में कहीं पीछे छोड़ दिया। जब तक उनके जख्मों पर मरहम नहीं लगता, जब तक उनके बच्चों को कलम की जगह बंदूक थमाई जाती रहेगी, तब तक अमन सिर्फ एक ख्वाब बनकर रह जाएगा। ये लड़ाई सिर्फ सरहद की नहीं, बल्कि सोच की है। एक सदी पहले खिंची गई एक लकीर ने जो जख्म दिए थे, उन्हें भरने के लिए नक्शे बदलने की नहीं, बल्कि दिल बदलने की जरूरत है। आखिर में सवाल ये नहीं कि इस इलाके में अमन कब आएगा, सवाल ये है कि क्या हम इतिहास की गलतियों से कुछ सीखने के लिए तैयार हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इनसाइट्स गेटवे पर मिलते हैं अगले वीडियो में। डोंट फॉरगेट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।